मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। 1971 जून में मैं पास आउट हुआ। उस समय मैं लेफ्टिनेंट था। जब ट्रेनिंग करने के बाद वार शुरू हो गया और मेरी उस समय सर्विस केवल 1 महीने की थी। 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक युद्ध चला हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। उसमें मुझे अलग अलग दिनों में अलग अलग काम मिलते रहे। कभी पुल को उड़ाने का, कभी बारूद लगाने का, कभी बारूद हटाने का, वगैरह वगैरह। 8 दिसंबर 1971 को वो इंसिडेंट आया जिसकी वजह से मुझे भारत सरकार ने वीर चक्र दिया। अब इसकी मैं सूक्ष्म कहानी ये सुनाता हूँ कि मुझे 8 दिसंबर को पंजाब में फिरोजपुर सेक्टर में अपर बेरी कैनाल के ऊपर एक एंटी टैंक क्रॉसिंग यानी कि एक पुल बनाने का काम दिया गया था और समय था 45 मिनट। वो पुल बनाते समय पुल तो बन गया, लेकिन उसके सामने एक गांव था जिसका नाम था चीना बेदी चंद गांव। ये गांव दुश्मन का था। वहां पे दुश्मन ने अपनी लाइट मशीन गन और मीडियम मशीन गन तैनात कर रखी थी। उन्होंने अचानक फायर खोल दिया और मेरे 5 सिपाहियों को गोली लग गई। उन 5 सिपाहियों ने बजाय इसके कि मेरे बताई हुई जगह पर वापस आते, वो जल्दी में उस गांव की तरफ ही चले गए और वहां एक सरकंडे का झुंड था जिसमें पानी था, वो उसमें गए। मैं भी उनके पीछे क्रॉल करता हुआ चिल्लाता हुआ गया और मैंने उनसे कहा कि चलो मेरे साथ वापस चलो, लेकिन वो बोले कि साहब हमारे तो हाथ अकड़ गए हैं, हम तो अपना हथियार भी नहीं उठा सकते, हम आपके साथ कैसे चलें। मैंने उनसे कहा अच्छा मैं वापस जाता हूँ और कुछ इंतजाम करता हूँ। उनमें एक हवलदार मोहन सिंह थे। उन्होंने मेरे से कहा कि लेफ्टिनेंट साहब आप हमें छोड़कर चल दिए। मैंने उनसे वादा किया कि अगर मैं जिंदा वापस पहुंच गया तो तुमको लेने जरूर आऊंगा। मैं और मेरा बैटमैन वहां से वापस क्रॉल करते हुए करीब आधा किलोमीटर आए, एक टैंक से संपर्क किया और वायरलेस सेट के ऊपर स्क्वाड्रन कमांडर से रिक्वेस्ट की कि मुझे 10 सिपाही और आधा घंटे का कवरिंग फायर दे दिया जाए ताकि मैं दुश्मन के गांव से अपने सिपाहियों को जिन्हें गोली लग चुकी है उन्हें वापस ले आऊं। स्क्वाड्रन कमांडर ने कहा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग यू एनी मैन, यस आई विल गिव यू कवरिंग फायर फॉर हाफ एन आवर। कवरिंग फायर का मतलब होता है कि जिस फायर के साए में आप सुरक्षित क्रॉल करके वापस जा सके। मैं और मेरा बैटमैन वहां से फिर दोबारा उसी सरकंडे के झुंड में गया और उन दिनों में हम थोड़े तगड़े थे तो हमने एक एक को अपनी पीठ पे लादा, एक एक को आधे आधे हाथ से और एक को पूरे हाथ से, पांचों को एक दफा में अपने ऊपर डालकर हम फिर दोबारा क्रॉल करके वापस आए। अब जब हम वापस आए तो आप यकीन मानिए कि हमारी क्रॉल करने की स्पीड करीब करीब ऐसी थी जैसे हम 400 मीटर की रेस दौड़ रहे हो। खैर वो पांचों सिपाही जो थे उनको अस्पताल भेजा गया, वहां से उनका डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया। उन सब के स्टेटमेंट में आया कि एक लेफ्टिनेंट त्यागी हमें उस जगह से दुश्मन के गांव से बचा के लाए। अब मैं यह बताना एक चीज चाहता हूँ कि युद्ध में करीब 5,500 सिपाहियों ने शहादत दी थी, मगर उसमें से जिनको वीर चक्र या परमवीर चक्र या महावीर चक्र ये मिले, ये कुछ ही थे जिन्हें उंगलियों पे गिना जा सकता है और उसमें भी ज्यादातर मरणोपरांत थे। जो जिंदा हैं उनमें से एक मैं हूँ।
अब मैं बताना ये चाहता हूं कि इसमें ये देखा जाता है कि जो कुछ आपने किया वो दुश्मन के सामने किया, खतरे के सामने किया और मौत के सामने किया। दूसरे, जो कुछ आपने किया उसमें आपको कुछ ना कुछ सफलता मिली। और तीसरे, कि जो कुछ आपने किया उसके कोई ना कोई चश्मदीद या गवाह है। अब मेरे केस के अंदर ये देखा गया कि जब मैंने पुल का काम कर लिया था तो मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं थे और मैं खुद अपने आप वापस आ सकता था, लेकिन मैं दुश्मन के गांव में पहली बार गया, उसके बाद दोबारा गया उनको लेने के लिए। तो इसको कहा गया बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, नंबर वन थिंग। सेकंड, जो कुछ किया उसमें सफलता मिली, वो पांचों सिपाही जिंदा बच गए, जिनमें से दो तो बोर्ड आउट हो गए और तीन वापस यूनिट में आ गए। और फिर जो कुछ मैंने किया उसके चश्मदीद स्क्वाड्रन कमांडर भी थे और मेरी यूनिट के बाकी सिपाही भी थे। मेरे इस कार्य की वजह से भारत सरकार ने मुझे वीर चक्र दिया। मुझे खुशी आज इस बात की है कि इतने सालों के बाद आज दैनिक जागरण ने ये कार्यक्रम रखा है ताकि मेरी ये बात और लोगों तक पहुंच सके और वो भी प्रेरित हो कि देश के लिए जो कुछ करना है अवश्य करना है। मगर याद रखें कि जो कुछ हमें आज तक सिखाया गया, दया, करुणा, क्षमा, याचना, अतिथि सत्कार, सहनशीलता, ये व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है, ये राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा नहीं है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय चरित्र के अंदर सहनशीलता 0 होनी चाहिए और व्यक्तिगत चरित्र में सहनशीलता 100% होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो आज हिंदुस्तान का दूसरा होता। तो मेरा इस वीर चक्र प्राप्त करने के बाद आपको ये संदेश है कि जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तो राष्ट्रीय चरित्र का इस्तेमाल करें, यानी सहनशीलता 0। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ। दरअसल में 1970 में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन की। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में किस तरह की ट्रेनिंग होती है इसका हमें पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब वहाँ एक चिंडिट मार्च हुई। चिंडिट दरअसल में एक ब्रिगेडियर चिंडिट थे जो बड़े ही स्पेशल किस्म के ऑफिसर थे। उन्होंने 80 गधों को एक एयरक्राफ्ट में ले जाने की प्लान बनाई थी और उन 80 गधों को लेके वो बर्मा में लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे। और बाद में वापस आते टाइम स्थिति ये हो गई थी कि जब खाने पीने को कुछ नहीं रहा तो उन्होंने उन्हीं गधों को काट कर खाया। उसके नाम से एक चिंडिट मार्च होती थी, हमको मालूम नहीं था। 26 किलोमीटर की मार्च थी। हमारी पूरी कंपनी को उस मार्च पे ले जाया गया। गर्मियों के दिन थे, पहाड़ के ऊपर यानी कि अप द ग्रेडियंट वो हमको ले जा रहे थे। हमारे पीछे एक बैग पैक था जिसे हैवरसैक बोलते हैं, उसमें करीब 20 किलो का सामान था। हमारे कपड़े, हमारा फर्स्ट एड, हमारा इक्विपमेंट वगैरह, एक वाटर बॉटल थी और हमको वहां से चलाना शुरू किया। अब जब हमको प्यास लगी तो उन्होंने कहा नो, यू कैन नॉट ड्रिंक वाटर, वाटर डिसिप्लिन इज टू बी मेंटेन। जब तक हम नहीं कहेंगे आप पानी नहीं पिएंगे। अब पानी भी नहीं पी सकते, चले जा रहे हैं आगे। और जब करीब 10 किलोमीटर का वॉक हो गया तो बुरी तरह से थक गए, लेकिन सिर्फ ये सोच के चल रहे थे कि जब आगे वाला नहीं गिरा तो हम भी उसके पीछे चलते रहेंगे। पहाड़ी के ऊपर अब ग्रेडियंट जा रहे थे, एक तरफ पहाड़ी एक तरफ खाई, और ऐसे करते करते 26 किलोमीटर तक हम चले। 26 किलोमीटर की मार्च, 26 किलोमीटर की मार्च के बाद जब हम सब लोग बैठे तो हमारे डायरेक्टिंग स्टाफ ने एक बात कही जो तब और आज तक जीवन के इस पड़ाव में वो बात हमारे दिमाग में है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या तुमसे अगर कहा जाता तो तुम अपनी मर्जी से 26 किलोमीटर पहाड़ में गर्मी में और 20 किलो का वजन लाद कर चल सकते थे? नहीं, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बस बोले यही मैं बताना चाहता हूँ, जो ताकत है वो शरीर में नहीं होती, ताकत
आपके दिमाग में होती है, और दिमाग ये है कि जिसका कोई अंत नहीं है, यानी कि 26 किलोमीटर तो एक पार्ट 1 है या बिगनिंग है। आवश्यकता पड़े तो आप 200 किलोमीटर भी चल सकते हो। तब से लेके और जब तक फौज में रहे, हमने इसी सिद्धांत का अनुसरण किया। हाँ मित्रों, एक और छोटी सी कहानी। दरअसल में 1971 का युद्ध चल रहा था, 3 दिसंबर से 17 दिसंबर को। 14 दिसंबर को हमको एक माइन लेइंग प्रोग्राम में जाना था, यानी कि माइन को, बारूद को ले करना था। उसके लिए हम एक गांव से गुजरे। वो गांव दुश्मन का था जिसे हम जीत चुके थे। जब हम उस गांव में से गुजरे तो हमको रास्ते में एक गाय और एक बछड़ा बंधे हुए दिखाई दिए, और उनको देखने से ऐसा लगा जैसे उन्होंने पिछले 3-4 रोज से कुछ खाया पिया नहीं है। बराबर में वहां पे पानी का इंतजाम भी था और कुछ भूसा और न्यार भी पड़ा हुआ था। हमने कॉन्वॉय को रुकवाया और हमने उस गाय को खोल दिया। पहले तो हमें बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि गाय ने खुलते ही बजाय पानी पीने के या न्यार खाने के, गाय पहले अपने बछड़े के पास गई। और ये हमारी एक ड्यूटी का हिस्सा भी है, क्योंकि ऐसा ना समझा जाए कि आर्मी का काम केवल दुश्मन को मारना ही है। आर्मी का काम जब कभी कोई आपदा आती है तो अपने आदमियों को, अपने जीव जंतुओं को, जानवरों को बचाना भी है। आपने केरला में, वायनाड में जो अभी घटना हुई उसमें देखा होगा कि हमने अगर लोगों को बचाया तो जानवरों को भी बचाया। खैर, हमने उस गाय को खोला था। उसके बाद में जैसे ही हमने अगला कदम रखने का प्रयत्न किया, उससे पहले ही मुझे मेरे पीछे जो गुरचरण सिंह था उसने पीछे खींच लिया और बोले, साहब आगे माइन है। और मैंने देखा तो वहां पे NMM14 एंटी पर्सनल माइन थी। और वो माइन के अंदर हालांकि बारूद तो कम होता है, लेकिन अगर मेरा पैर पड़ जाता तो एंटी पर्सनल माइन पर पैर पड़ने से वो पैर फिर कटवाना पड़ता है, यानी कि आप जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते। उस रोज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ईश्वर हमकी भी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। मुझे लगा कि मैंने गौ माता को खोला, इस वजह से मेरी जान बच गई। तो मेरा पैगाम इसके थ्रू आप सबको ये भी है कि जहाँ जिसकी जितनी मदद कर सकते हैं वो मदद करें, वो मनुष्य हो या जानवर। किस्से तो बहुत हैं, चलते ही रहेंगे, लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, और वो ये कि आप अनुमान लगाइए कि हिंदुस्तान का आर्मी है कितनी? करीब 13 लाख। और हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? करीब 144 करोड़। यानी कि हिंदुस्तान की फौज हिंदुस्तान की जनसंख्या का 1% का 1% का 1% से भी कम। लेकिन उसके बाद भी यही फौज है जो 8,000 किलोमीटर समुद्री तट की भी रक्षा करती है। यही फौज है जो करीब इतनी ही जमीनी सरहद की भी रक्षा करती है। और यही फौज है कि अगर उत्तरकाशी में भूस्खलन हो जाए, भुज में यानी कि गुजरात में भूकंप आ जाए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, रेल का एक्सीडेंट हो जाए, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में पुल टूट जाए, हर जगह फौज को बुला लो। और फौज के बुलाने से स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। क्यों भाई, सोच के देखो, क्या फौज के हाथ में कोई जादू का डंडा है? दरअसल में हर सिपाही के पास वो गहने हैं जो आराम से नहीं मिलते। और वो गहने क्या हैं? वो गहने हैं कर्तव्य निष्ठा, वो गहने हैं अनुशासन, वो गहने हैं प्रशिक्षण, और वो गहने हैं ईमानदारी। अब आप कल्पना कीजिए कि अब अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी आप ज्वाइन करते हैं या इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद फौज के अंदर ऑफिसर बनते हैं, या आप फौज के अंदर किसी और रैंक में जाते हैं, तो आपको ये 4 गहने यूं ही मिल जाते हैं। इस किस्म की ट्रेनिंग भी करोड़ों करोड़ों रुपए में रहकर सिविल में नहीं मिल सकती। मैं तो ये कहूंगा कि हर व्यक्ति अपने देश के लिए, अपनी खुद के करियर के लिए
और फिर सबसे बड़ी बात ये कि भीड़ में से अलग दिखने के लिए 144 करोड़ में केवल 13 लाख की फौज में जाने का हर संभव प्रयत्न करें। और मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी आप सबका आह्वान करता हूं कि जो फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी भी तरह की कोई मदद या सजेशन लेना चाहते हैं, मेरे दरवाजे उन सब के लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं। जय हिंद।